सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहला चीज पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यही सब चीज पढ़े हुए थे। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ओम्स लॉ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी देता है। डायरेक्ट बात करें ओम्स लॉ होता क्या है, इसमें से एक लाइन भी अगर आप लोग एग्जाम में लिखना छोड़िएगा तो मार्क्स कट जाएगा। इसमें से हर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इसमें फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर ये लिखना कंपलसरी है। केवल आप लोग इतना लिखते हैं ना कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो आपका गलत हो जाएगा। हम लोग आपको ये वाला लाइन लिखना कंपलसरी है। द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड द कंडक्टर रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, ये लिखना कंपलसरी है। तो सबसे पहले ये होया क्या, देखिए, अ फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, then the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए एक आपका कंडक्टर है, एक आपका क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में से हम एक क्या कर दे रहे हैं, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या निकलता है, करंट फ्लो करता है। यानी ये तुम्हारा करंट हो गया, ये तुम्हारा स्विच हो गया और ये तुम्हारा बैटरी हो गया। अब इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें इस कंडक्टर के अंदर तुम्हारा, अगर कंडक्टर है इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है, मतलब इस साइड से करंट फ्लो, अगर करंट इस साइड से फ्लो कर रहा है, करंट अगर इस साइड से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे करेंगे, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बहुत सारे मिलियनों इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या है, ये वाला करंट, ये क्या है, करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट का फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर कहने का मतलब ये होगा ना कि इसमें बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द फ्लोइंग कंडक्टर, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम्स लॉ। अगर मान लो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब v को पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट किया जाता है। अगर मान लो, अब एक चीज और याद रखना, कोई कोई तुमको डायरेक्ट बता देगा कि इस आई को इधर ना लिखकर यहाँ पर भी लिख दिया जाता है। पहले आई इधर देखो, इसमें जैसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला के अनुसार इसमें क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कोई लोग क्या करेगा, इसको ऐसे लिखेगा कि जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। गलत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर मिस्टेक से तुम लोग अगर ऐसे लिख दिए एग्जाम में, अगर मिस्टेक से लिख दिया कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस केस में तुम्हारा क्या होता है ना कि I इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आता है कांस्टेंट टर्म, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के और डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो वहां पर क्या था कि जब प्रोपोर्शनल हट रहा था तो क्या आ रहा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर आएगा आर, क्या आएगा यहाँ पर आर, यहाँ आर नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके रहेगा तो 1 में आर इंटू भी होगा। और इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यानी बराबर हटे, यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा आर, और यहाँ पर क्या आएगा आई। यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू
V इक्वल टू आर आई। लेकिन अगर इस केस में आएगा तो अब इस केस में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखो V इक्वल टू आर आई। अब अगर डायरेक्ट हम लोग R लिखेंगे तो I बराबर R भी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी इसको मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। आई आर लिखो या आर आई लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट को पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हो तो 1 में आर प्रोपोर्शनल में लगाओगे, और V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे तो वहां पर डायरेक्ट क्या लगाओगे, आर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंशियल को आर आई, वेयर यहां पर हम लोग देख लेते हैं, वेयर आर इज इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। जो आर होता है इसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर ओम्स लॉ पूछेगा तो ये इतना लिखना पड़ेगा, एक छोटा सा फिगर बना देना, ये वाला छोटा सा लिख देना, अगर मन है तो यहाँ पर लिख देना कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद इसको लिखकर वेयर में आर क्या है, और इसमें लिख लेना कि V क्या है, I क्या है, जिसे वेयर में जैसे स्टेटमेंट वाइज होता है ना। अब जैसे हम यहाँ पर वेयर में R लिख ले, R इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, फिर उसके बाद इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद तुमको क्या लिख देना है कि V क्या है, तुम्हारा I क्या है, दोनों लिखकर, और उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ बना देना है। अगर इस ओम्स लॉ का अगर ग्राफ बने तो ग्राफ में तुम ऐसे बनाओगे ग्राफ। अगर मान लो एक ऐसे हो गया, इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसका जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, V है, और यहाँ पर क्या है, I है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर इसमें हम लोग इसको थीटा मानते हैं तो ये होता है जो स्लोप होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा होता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है, रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखो एक मिनट, V अपॉन क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। R अपॉन में क्या होगा, V अपॉन में आई। देखो ना, अगर मान लो ये V है, ये I है, तो V अपॉन में I क्या होगा, tan थीटा। अरे देखो ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला V है तो इसका मतलब ये भी V होगा। अरे tan थीटा P बाई V होता है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर बेस कौन होगा, ये वाला। तो V अपॉन में I क्या होगा, रेजिस्टेंस। देखो V अपॉन में I यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे लेकर आओ, तो V अपॉन में I क्या रहा है, रेजिस्टेंस। यानी इसका जो स्लोप होगा रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का क्या होगा, बराबर में होगा। अपने से देखो ना, tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला का क्या होता है, P अपॉन में B। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला जो एक्सिस है V है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, V होगा। अगर हम लोग गलती से क्या करते हैं, I को यहाँ रखते हैं और V को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर, तो तुम्हारा यहाँ tan थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपन R के बराबर होगा। जो tan थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपन R के। एक और फिगर बना दे रहे हैं, जैसे अगर मान लो ये फिगर हो गया, अगर दूसरा फिगर में हम लेते हैं, अगर ये मान लो ऐसे है, अब इस यहाँ पर हम रखते हैं I और यहाँ पर रखते हैं V, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर करंट, तब इस केस में भी तुम्हारा सीधा ही बनेगा, इस केस में भी सीधा ही बनेगा। लेकिन जो tan थीटा होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन R के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R के बराबर होगा। यानी जो स्लोप होगा, स्लोप बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1 अपॉन में R। ये इसका ग्राफ है, ये दोनों का ग्राफ है, दोनों केस में ग्राफ बन सकता है। और साथ में एक चीज और, अब इतना लिखने के बाद ओम्स लॉ तुम्हारा आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आता है, सीधे 5 नंबर में आएगा या
तीन नंबर में आता है। तो तुमको क्या क्या लिखना है, पहले इतना तो ये उसका स्टेटमेंट लिखोगे, ये उसका फिगर, उसके बाद ये, उसके बाद वेयर में जो भी दिया हुआ है उसके लिखने के बाद ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ के बाद ये जो आर दिया हुआ है इस आर के बारे में ही पूरा लिख दोगे। ये जो आर दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, इस सबको तुमको लिखना पड़ेगा, तब तो जाकर तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, याद रखना। अब सुनो, अब जो आर हम लोग निकाले हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है। हाँ, अब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, ध्यान समझो। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू करंट फ्लो, मतलब कितना उसमें करंट फ्लो कर पाता है, उसी को रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। बात करें, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट ओम होता है। ओम का एसआई यूनिट देखो इस तरीके से होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम, और ओम का साइन कैसा होगा, इस तरीका से होगा, ठीक है। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, देखो यहीं से निकल जाएगा, आर इक्वल टू वी अपॉन में आई, यहां से ये फॉर्मूला कहां से आया, ओम्स लॉ से आया। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ रेजिस्टेंस बराबर वी अपॉन में आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन में आई। अब जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिपेंड भी करता है किस किस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर लेंथ बढ़ाओगे, अगर रेजिस्टेंस का अगर क्या बोलते हैं कंडक्टर का अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब देखो, अगर क्या बोलते हैं कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसको बढ़िया से एग्जांपल से समझो। एक चीज क्या करना कि एक छोटा सा वायर लेना, एक छोटा सा वायर लेना, उस छोटे से वायर में फैन को या बल्ब को क्या करना, तुम छोटे से वायर में डायरेक्ट बल्ब को खोज देना उसके अंदर, प्लग के अंदर। एक लेना कि 200 मीटर का तार ले लेना, एक 200 मीटर का तार लेना, बहुत लंबा तार लेना, देखना दोनों में से फास्ट कौन चल रहा है, तो छोटा वाला चलेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही लाइट क्या करेगा, डिम ग्लो करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या कि अगर वाटर में, वाटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू कंडक्टिव लिक्विड। देखो अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो उसमें एसिड बेस सॉल्ट डाल दो, उसका कंडक्टिंग लिक्विड बन जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई मात्रा में ग्लो करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि देखते हो कि वाटर में कहते हो कि सर वाटर भी एक प्रकार का प्योर वाटर में करंट पास नहीं करता, ठीक है, उसमें रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाता है जिसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन कहोगे कि सर जो नदी होता है, नदी भी पानी है, उसका तो पीएच वैल्यू 7 है नहीं, फिर भी उसमें अगर हम करंट डालना है, करंट डालेंगे तो पूरा नदी में करंट फैलना चाहिए, लेकिन पूरे नदी में फैलता नहीं है, उसका एरिया में केवल फैलता है। अगर जहां पर करंट डालोगे उसका जितना रेंज होगा उतने रेंज में ही उसमें करंट रहेगा, उसके उतना नहीं है। कारण क्या है, तो उसमें रेजिस्टेंस उसका क्या है, हाई है, उसमें रेजिस्टेंस क्या है उसका अधिक है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसका करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस हाई, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो वही जो अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखते हो ना कि जैसे इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अब छोटा कंडक्टर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, और लेंथ को बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसलिए उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी लो हो जाए, क्या बोलते हैं, हाई हो जाता है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो क्या करेगा, कम करेगा। वही चीज इसमें दिया है कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। बात करें रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब जितना उसका एरिया बढ़ाओगे, जैसे रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे एरिया घटाना पड़ेगा, और एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। मतलब एरिया बढ़ेगा, उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एरिया बढ़ाओगे, जैसे कंडक्टर है, ये पतला कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बहुत कम मात्रा में फ्लो कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या, इसका क्या बोलते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम, ठीक है, और एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस
ज्यादा। कहने का मतलब देखते हैं, एगो मोटा तार होता है, एगो पतला तार होता है। तो जितना मोटा तार रहेगा उतना क्या होगा, उसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, होगा कम रहेगा। वही चीज दिया हुआ है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, करंट कम फ्लो करेगा। तो हम ये बोले हैं कि अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो करंट, तुम्हारा रेजिस्टिविटी क्या होगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, तुम्हारा कम होगा। अगर जब रेजिस्टिविटी कम हो गया तो करंट क्या करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा कम करेगा। तो अभी हम क्या बताएं तुमको, जो रेजिस्टिविटी होता है अगर कम रहेगा तो करंट अधिक फ्लो करेगा, ठीक है। अगर एरिया को बढ़ाएंगे, यानी एरिया बढ़ाएंगे मतलब उसका मोटाई को बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, अपने आप कम होगा। अगर रेजिस्टिविटी कम हुआ इसका मतलब करंट अधिक फ्लो करेगा। बस तुम लोग देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस सब चीज में, बस इसको याद कर लेना, V इक्वल टू आई आर। हाँ हाँ, देखो जो पानी में क्या होता है ना, पानी का क्या होता है कि ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। पानी का रेजिस्टिविटी क्या होता है, अधिक होता है। तो पानी का रेजिस्टिविटी अधिक होने के कारण करंट उसमें कम फ्लो कर पाता है। ये बात करें नेक्स्ट टॉपिक। आवाज नहीं, इधर देखो, लड़का देखो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ एल एंड ए ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहला चीज कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, और उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है तुम्हारा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे है कि नहीं है। अब यहां पर मान लो एक वायर जुड़ा हुआ है, बात मत करो बोल रहा है ना, लड़का। अगर मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और ये निगेटिव टर्मिनल में जाकर टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहला चीज अगर पता है कि करंट इधर से जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अगर करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये कंडक्टर का क्या हुआ, लेंथ। ये कंडक्टर का क्या हुआ, लेंथ। और ये क्या हुआ तुम्हारा, ये क्या हुआ तुम्हारा, जैसे एरिया, मतलब ये वाला पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कहने का मतलब अभी तुम लोगों को बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन एरिया के, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से जो आर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल अपॉन ए के। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, जैसे उसमें अगर प्रोपोर्शनल साइन हट रहा था तो क्या रहता, आर, आर हटता था। अगर यहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए। इस तरीका का एक आता है, जो ये रो है तुम्हारा, ये वाला, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए है। तो ये जो रो है तुमको दिखाई दे रहा है, इस तरीका का साइन होता है रो का, तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। बात करें इसको हम लोग इस तरीका से और भी लिख सकते हैं। अगर मान लो आर का लिखना है, क्या बोलते हैं, ए बराबर लिखना है। अगर ए बराबर लिखना है, अगर रो लिखना है डायरेक्ट रो बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन में एल।
अगर ए बराबर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए अपन में, सही है ना? हाँ सही है, इस तरीके से लिखेंगे, इतना ही है, लिखो। यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। जैसे कहने की इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ, जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट किए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपन में क्या हुआ, ए हुआ। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो उसके जगह पर क्या आएगा, रो आएगा। ये रो जो होता है इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या क्या चीज, ये वाला गजब हाल है, देख रहे हैं ना, अभी कॉपी अभी लिखा है, कह रहा है भाई कहाँ से आया है। तो का सेकंड में नहीं लिखा है, हैला हैला है नहीं लिखा हुआ है। मार तो दू था पहले उसका दिमाग या फोड़ दो उसका। दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट किया गया तो इतना आ गया। ये जो रो निकलता है इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से जानोगे इसको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलोगे, रेजिस्टेंस बोलोगे तो अलग हो जाएगा, रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, इसको रो से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपन ए। ये भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका SI यूनिट का बात करें ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, इसका होगा ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे तुम्हारा जो रेजिस्टेंस था वो तुम पर किस चीज से डिपेंड कर रहा था, चार चीज पर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर लेंथ अधिक होगा, अगर लेंथ अधिक होगा तो तुम्हारा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया अधिक होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। अगर एरिया कम होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डिपेंड कर रहा था रेजिस्टेंस, लेकिन ये तुम्हारा लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ये केवल टू केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। केवल टू केवल किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। अगर तुम टेम्परेचर पर और क्रॉस सेक्शन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे रेजिस्टेंस को बताए थे नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या कि अगर सिल्वर का अगर तुम कंडक्टर ला दोगे तो उसमें पता है कि उसका कंडक्टिविटी कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत उसका कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण उसमें करंट इजीली पास करेगा, इसीलिए उसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी उसका क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे कम होने के कारण क्या होगा, उसमें करंट अधिक मात्रा में क्या करेगा, फ्लो करेगा। और चाहे टेम्परेचर का बात करें तो देखते हो कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर है, अगर इसमें अब तुम करंट पास कराए तो पता है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही तुम उसमें करंट पास कराओगे इलेक्ट्रॉन एकदम हाई मात्रा में क्या करने लगेगा, चालू करने लगेगा, एकदम स्पीड में वो दौड़ना चालू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। अब बहुत सारा करंट, इसमें इलेक्ट्रॉन एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ चलना चालू करते हैं तो बहुत सारे एटम से टकराते हैं, अपने आपस में टकराएंगे। बहुत सारे टकराने के कारण उसमें से क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, हीट। देखते हो कि कोई भी चीज अगर तुम्हारा कार इंजन हो गया या कोई भी चीज मोबाइल हो गया, मोबाइल को चार्ज में लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फ्लो करने लगता है अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसके कारण धीरे धीरे हीट होना। कोई ऐसा चीज नहीं है जो कहता है कि हीट नहीं करेगा, मोबाइल भी हीट करता है, या कोई भी ऐसा चीज ज्यादा चलाते चलाते क्या होने लगता है, उसमें हीट होने लगता है। कारण क्या है कि उसको तुम चलाओगे तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में फ्लो करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने कंडक्टर के एटम्स में अपने आपस में क्या होने लगेंगे, टकराने लगेंगे, जिसके कारण वहां प्रोड्यूस क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। यही चीज इसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये क्वेश्चन में ही सारा चीज दे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वायर कैरिंग 2 एम्पियर। तो हमको इस यूनिट से पता चल पा रहा है कि ये 2 एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। यानी तुम्हारा करंट किससे डिनोट किया जाता है, आई से। तो यानी आई बराबर कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर।
फिर बोला है कि इज 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, वोल्ट का मतलब यानी तुमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V का किसे डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये कितना दिया हुआ है 0.1 वोल्ट दिया हुआ है। बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द लेग, रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, हमको I फाइंड करना है, यानी R इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू बताए थे IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बताए थे ना, V इक्वल टू क्या होता है IR, यानी V का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 0.1 वोल्ट और I का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, यानी R इक्वल टू कितना ना हो जाएगा 0.1 वोल्ट अपॉन में 2 एम्पियर, यानी पॉइंट हटाएंगे, यूनिट हटा दो, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.02, कितना होगा 5, 0.05 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, मतलब ऐसे ही पता चल पा रहा है कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कितना बैटरी जुड़ा हुआ है, 24 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 ओम। व्हाट इज द करंट विल बी द सर्किट रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर देन इज नेग्लिजिबल, कहने का मतलब जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे फाइंड करो, यानी 24 वोल्ट दिया हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट, रेजिस्टर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 ओम, फिर और क्या दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है करंट ना, यानी करंट इक्वल टू व्हाट, यानी V इक्वल टू क्या होता है IR, ओम्स लॉ में फॉर्मूला आया था ना V इक्वल टू IR, V की जगह पर क्या लिखेंगे 24 इक्वल टू I की जगह पर हमको फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60, यानी कहने का मतलब क्या कि I जो होगा वो कितना होगा 24 अपॉन में 60, यानी I इक्वल टू कितना रहा है, कितना है पॉइंट में 0.4 एम्पियर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया है। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो बढ़िया होगा। देखो इसमें कितना लाए हो, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, व्हाट करंट विल बी दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। कहने का मतलब क्या है ना कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसको क्या किया गया है कि जब 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब कनेक्ट किया गया है तो उसमें जो करंट आ रहा है ना 3.4 एम्पियर का करंट उसको खींच रहा है। कहने का मतलब क्या कि अगर 220 वोल्ट का अगर बैटरी उसमें अगर सप्लाई किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें करंट सप्लाई कितना हो रहा है 3.4 एम्पियर। तो बोला जा रहा है कि व्हाट करंट विल बी दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। अगर हम लोग क्या कर दें कि अगर 110 वोल्ट बैटरी में अगर उसको कनेक्ट कर दें तो हमें करंट क्या होगा। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले देखो पहले क्या बोला इलेक्ट्रिक आयरन करंट, यानी करंट कितना दिया हुआ है, सबसे पहले करंट कितना दिया हुआ है 3.4 एम्पियर। अब इसमें किसमें कनेक्ट किया गया है V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो अगर हम लोगों को इसका क्या फाइंड करना है, व्हाट करंट विल बी दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन करंट कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग इसमें दोबारा से तुमसे पूछा है कि व्हाट करंट, यानी व्हाट करंट पूछा है, आई डैश पूछा है, उसके बाद क्या बोला है अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस में कितना में ऐड कर दें 110 वोल्ट के बैटरी में अगर कनेक्ट कर दें तो करंट कितना है। यानी तुमको करंट पूछा है दोबारा के, मतलब ये फर्स्ट केस हो गया, ये तुम्हारा सेकंड केस हो गया। सेकंड केस में तुमको करंट फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और इस केस में तुम्हारा करंट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर करंट फाइंड करना है तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर I का वैल्यू निकाले तो V अपॉन में आर, अगर I इक्वल टू करे तो V अपॉन में आर होता है। तो अगर हमको I तो दिया हुआ है, देखो I अगर हमको फाइंड करना है, I हमको फाइंड करना है, हमको भी दिया हुआ है 110, तुमको क्या चाहिए R, तो R के लिए हमको अपने से तो R निकालेंगे नहीं,
इसमें ये जो दिया हुआ है ना, इससे आर निकाल लो। देखो आई और भी दिया हुआ है, इससे आर निकल जाएगा। यानी सबसे पहले काम करो, इसको हटाओ पहले, सबसे पहले काम करो, इसमें लिखो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यानी कहने का मतलब v इक्वल टू 220, आई का कितना दिया हुआ है 3.4, और आर कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 अपॉन में 3.4, पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो आ जाएगा 3.4। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया रेजिस्टेंस। अब तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया, तुमको फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, और तुमको क्या फाइंड करना है, नहीं और करंट ही फाइंड करना है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट। बोला है कि अगर 110 वोल्ट को बैटरी में उस इलेक्ट्रिक आयरन को करंट पास करा दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें करंट कितना आएगा। तो करंट के लिए V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो यही वाला तो सेम लिखेंगे नहीं, क्योंकि डैश डाल दो, डैश डाल दो, क्योंकि पहले का दिया हुआ है, तो ये सेकंड केस हुआ ना, फर्स्ट केस ये हो गया फर्स्ट केस, और ये हो गया सेकंड केस। अब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 110, आई कितना दिया हुआ है नहीं पता है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 220 अपॉन में 3.4। यानी यही देखो 110 ले ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, अरे कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से 3.4 कितने बार में कर देगा 1.7 बार में। यानी आई डैश जो होगा वो कितना होगा 1.7 एम्पियर। यानी जब 110 वोल्ट के बैटरी में अगर हम करंट को पास कराएंगे, तो उसमें तुम्हारा कितना करंट कंज्यूम होगा, मतलब निकलेगा 1.7 एम्पियर, और 220 वोल्ट वाला में कितना था है, हाँ इतना 3.4 एम्पियर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of इतना ohm meter, what is the length of this wire to make resistance 10 ohm। और दूसरा क्वेश्चन बोला है how much does the resistance change the diameter is double। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है ना कि कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, एंड रेजिस्टिविटी कहने का मतलब रो जो होता है वो दिया हुआ है कितना 1.6 into 10 to the power -6 ओम मीटर। तो तुमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर उसका लेंथ फाइंड करना है कि हमको उसका रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 10 ओम होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ है वैसे लिखेंगे। सबसे पहले तुमको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.5 mm। तो ये बताओ, कल एक फॉर्मूला बताए थे ना, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है रो आर ए अपन में ए होता है। अगर रो इक्वल टू आर ए अपन में रो होता है कि नहीं होता है, एल ए अपन में है? ये वाला नहीं बताए थे, ये वाला बताए थे ना, तो ये रो इसी को बोला जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर डायमीटर दिया है, अगर इसको रेडियस में चेंज करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.5 अपन में 2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या 0.25 mm होगा। अगर इसको डिवाइड कर दे तो 0.25 mm होगा ना कि नहीं होगा। अब सुनो, अब कहने का मतलब कि अगर ये mm में दिया हुआ है, हमको किस में चेंज करना है मीटर में चेंज कर दो। इसको किस में चेंज कर दो मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, डिवाइड mm में है, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे पढ़े नहीं हो मिली सेंटी डेसीमीटर, देखो यहाँ पर यहाँ mm है, cm है, dm है, mm मीटर है ना। तो तुमको mm से किस में जाना है मीटर में। यानी ऊपर से कहाँ आ रहे हो नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या होता है डिवाइड होता है। तो डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 1000। 1000 को अगर एक्सपोनेंट में लिखे तो 10 to the power 3, और 10 to the power 3 को ऊपर लेकर आए तो 10 to the power -3। यानी लिख सकते हैं इंटू 10 to the power -3 मीटर। किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो फिर डाउट है तो समझो 0.25 है, इसको नीचे हम डिवाइड किए 1000 से, 0.25 है, इसको हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 0.25 है, अब मल्टीप्लाई 10 to the power ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -3। देखो
अब सुनो, सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, और तुम्हारा आर निकल गया। अब रेजिस्टिविटी दिया हुआ है ना, तो रो कितना दिया हुआ है तुमको, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर दिया हुआ है, है? नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तुमको डायमीटर इतना दे दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी इतना दिया हुआ है, ये वैल्यू खुद दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब सुनो, यानी तुमको सबसे पहले फॉर्मूला बताया गया कि आर इक्वल टू क्या बताया गया था, रो एल अपॉन में ए, ये फॉर्मूला बताया गया था। अगर हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लेंथ फाइंड करना है ना, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू एल ए अपन में रो, एल ए अपन में रो नहीं लिख सकते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी समझ लो, इंसान नहीं हो तुम सब। देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर रो है, और एल है, अपन में ए है ना, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, आर मल्टीप्लाई ए, आर ए हो जाएगा, और इक्वल टू रो एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हमको अगर एल का वैल्यू निकालना है तो आर ए, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में देखो तो आया है ए, अरे आर यहाँ लिख दो, आर ए अपन में हो जाएगा ना, यहाँ पर समझ में आया ना, तो आर ए अपन में रो, वही आर ए अपन में एल लिखे, रो लिखे यहाँ पर। अब समझ लो, अब देखो तुमको एल फाइंड ही करना है, यानी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर कहाँ है, आर का वैल्यू दिया है क्या, दिया नहीं है। What will be the length of this wire to make resistance 10 ohm? यानी तुमको R का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में तुम्हारा R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। तो हम लोग R की जगह पर कितना लिखेंगे, 10। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों लग रहा है लड़का, चुपचाप रहो, पाई आर स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे मान लो ये कॉपर वायर है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये सर्कल होता है कि नहीं होता है, तो इसमें उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 0.5 mm, और यानी इसका जो एरिया निकालेंगे तो यानी इसी का ना एरिया निकालेंगे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम क्या लिख दिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो 10 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, पाई का वैल्यू कितना 3.14, और मल्टीप्लाई रेडियस कितना है, रेडियस आर निकला है ना, यानी 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 का स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। यानी इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब जैसे देखो x का स्क्वायर होता है तो हम लोग x मल्टीप्लाई x लिखते हैं ना, तो वैसे ही टोटल का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं ना, यानी मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और नीचे में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6। अब आ जाओ क्या चीज, अब देखो यहाँ पर 10⁻⁻3 और 10⁻⁻3 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 10⁻⁻3 10⁻⁻3 10⁻⁻6, और -6 और -6 देखो ऊपर नीचे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यानी ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और नीचे में क्या होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। सही देखो इससे ये कट गया, अरे कट गया कि नहीं कट गया, ऊपर में क्या बच गया 10 मल्टीप्लाई 3.14 0.25 0.25 और अपॉन में 1.6। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, देखो कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 जीरो आएगा, पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना जीरो 2, पॉइंट हटाओ नीचे कितना जीरो 2, एक पॉइंट हटाओ ऊपर कितना जीरो 1। अब वही है, यानी 10 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10
अपॉन में 10 से एक जीरो कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 1.6 इंटू है, हाँ एक और जीरो है, इसको भी कट करो और ये हटा दो सीधा, कितना हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई 625 अपॉन में 16 पर कितना जीरो 4 जीरो, कैलकुलेशन कर लो जो आएगा तुम्हारा एल कितना है मीटर में है, कितना रहा हाँ कटा लेना अपना जो भी आएगा वही क्या होगा, ये सब तो कैलकुलेशन है, ये सब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब जिसको ये सब नहीं आ रहा है ना, मतलब कि वो 8 क्लास और 7 क्लास बिल्कुल बर्बाद किया है अपना, इसीलिए ये सब नहीं आ रहा है। और मेन है ये वाला है? देखो अभी ना बताया है आर ए क्या है एरिया है, तो कॉपर का एरिया क्या होगा, कॉपर का एरिया, कॉपर का अभी बताया ना कि ये वाला जो कॉपर होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में सर्कल होता है कि नहीं किनारे, तो किनारे उसी का ना एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, जो रो एल अपन में ए होता है, तो ए तुम्हारा एरिया है, तो एरिया किसका एरिया सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया कहां से आएगा पाई आर स्क्वायर लग रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज द डायमीटर इज डबल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि उसको रेजिस्टेंस में क्या करे कि हम लोगों का जो डायमीटर हो जाए वो क्या करे, जैसे डायमीटर अगर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो बी है ना, इसमें समझो क्या चीज है। अगर हम लोग डायरेक्ट ये बोले, कहा गया, जो अगर आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है रो एल अपॉन में ए, एल अपॉन में दिया हुआ है ना। अच्छा ये बताओ हमको, अगर इसको जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही हमको निकालना है जब डायमीटर को क्या कर दे हम लोग डबल कर दे, हमको रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है जब हम लोग डायमीटर को क्या कर दे डबल कर दे। तो अगर एल आर इक्वल टू ए रो एल अपॉन में ए है, तो इसमें हम लोगों को डायमीटर दिखाई दे रहा है क्या कहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कुछ ऐसा तरीका से करते हैं जैसे आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए किसका होगा पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग कॉपर वायर का बात कर रहे हैं और कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं, तो उसमें एरिया किसका आएगा पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब बताओ, अब बोला है कि डायमीटर को डबल करना है, इसमें डायमीटर दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई देगा, देखो ये रेडियस है, अब इस रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डी अपॉन में 2, अरे आर बराबर डी अपॉन में 2 होता है ना, तो हम आर की जगह पर डी अपॉन में 2 लिख सकते हैं, यानी यहां पर लिख लो कि रो एल अपॉन में पाई आर और डी अपॉन में 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक। आर बराबर क्या होता है डी अपॉन में 2 होता है, वही आर की जगह पर डी अपॉन में 2 लिख दिया। आप कहोगे डी अपॉन में 2 क्यों लिखे हैं, तो तुमको क्या बोला है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है जिसमें डायमीटर होगा हमको डबल करना है। अब डायमीटर डबल करेंगे कैसे जब होगा ही नहीं, तो देखो कैसे करना है इसमें, यानी रो एल अपॉन में पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा क्या, एक्सपोनेंट पढ़े हो ना कि अगर ए की भाग ए अपॉन में बी है और इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब जैसे डी अपॉन में 2 का स्क्वायर है, मतलब डी का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 4। अब सुनो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये रो है और एल है, अपॉन में पाई डी स्क्वायर है और नीचे में क्या है 4 है ना, यही चीज लिखा हुआ है ना, मतलब रो एल में मल्टीप्लाई है और पाई डी स्क्वायर है अपॉन में 4 है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों तो फ्रैक्शन में है, ये वाला दोनों फ्रैक्शन में है, ये वाला फ्रैक्शन में है क्या, जो रो एल अपॉन ए है, रो एल अपॉन ए है, ये फ्रैक्शन में है क्या, यानी इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं रो एल अपॉन में 1 और मल्टीप्लाई 4 अपॉन में पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 रो एल ए अपॉन में पाई डी स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, अरे इतना लिख सकते हैं, तो इतना हम उतना क्यों करेंगे तुम लोगों को बता दिए, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्या होगा 4 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर,
समझ में आया? नहीं समझ में आया? कौन बोला है? कौन सा बोलो? राकेश में बताओ, कहाँ समझ नहीं है? शुरू से देख, आर इक्वल टू रो एल अपन में होता है। आर इक्वल टू रो का रो लिख दिए, एल का एल लिख दिए, एक जगह पर पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब क्यों लिखे ये तो बताए हैं कि कॉपर वायर है, सर्कल है, उसका एरिया हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां पर हम लोग डी आर बराबर डी अपॉन में 2 इसलिए किए क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। जब हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे ना तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डायमीटर डबल कैसे होगा? जब इसमें डायमीटर रहेगा तब तो डबल होगा। इसीलिए हम क्या किए, इस रेडियस को किसके फॉर्म में कर दिए? डायमीटर के फॉर्म में कर दिए, यानी आर बराबर क्या कर दिए, इसकी जगह पर डी अपॉन में 2 कर दिए। अब डी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? डी का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बताओ, जो एल है वो उसके नीचे कुछ नहीं छिपा है, इसका मतलब 1 छिपा है, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ये वाला 4 चला जाएगा ऊपर, ये वाला 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ डिटेल में बताया, नहीं समझाए तो हम क्या करें? अब सुनो, अब यहाँ क्या करना है, इफ डायमीटर इज डबल, अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो जो आर डैश निकलेगा ना वो 4 रो एल अपॉन में पाई और 2d का स्क्वायर। यहाँ डायमीटर को डबल किए, ये स्क्वायर है इसका, ठीक है। डायमीटर को डबल किए तो 2d हो गया, और डबल किए मतलब 2 गुना किए तो 2 मल्टीप्लाई डी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब सुनो, यानी 4 रो एल अपॉन में पाई 2d कितना हो जाएगा? 4d स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, 4d स्क्वायर, हाँ। अब देखो, अब नहीं, अब देखो इसमें एक चीज और, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/4, क्या 1/4, देखो जो नीचे 4 है इसको इधर कर दिए 1/4 इंटू ऊपर रो एल अपॉन में, रो एल अपॉन में, उल्टा हमको लिखवा रहा है सब, देखो उधर से मुंडी इधर करके, रो एल अपॉन में क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर, ऊपर वाला 4 लिख दो। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? देखो 4 को 4 रो एल पाई 4d स्क्वायर, पाई 4d स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं है ना। अब एक चीज तुमको दिखाई दे रहा होगा इसमें, क्या दिखाई दे रहा है कि ये देखो, ये जो 1/4 है ना और मल्टीप्लाई, इतना का वैल्यू देखो, इतना का वैल्यू कुछ है 4 रो एल अपन में पाई डी स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखो इतना बराबर ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट आर लिख सकते हैं क्या? अब समझो, जब हम डायरेक्ट आर लिख सकते हैं, यानी जो आर डैश आ रहा है, यानी कितना आ रहा है? रेजिस्टेंस का 1/4 पार्ट आ रहा है। जो आर डैश आ रहा है वो रेजिस्टेंस का कितना आ रहा है? 1/4 पार्ट। इसीलिए जो आर डैश होगा हमारा, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, अपॉन में 4। आर डैश बराबर कैलकुलेशन करो, जो आएगा वही होगा तुम्हारा आंसर। एक कॉपर वायर है, देखो एक कॉपर वायर है, जैसे मान लो ये कॉपर वायर है, ठीक है। आवाज को बंद करो। अब सुनो, इसका मान लो कि लेंथ एल है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अब इस कॉपर वायर को क्या किया जा रहा है ना, खींच दिया जा रहा है। इस कॉपर वायर को क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो इसका जो लेंथ हो जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? पुल सो इस लेंथ इज डबल, जो लेंथ हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया है लेंथ इज डबल, कहा गया? फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मतलब आर हमको फाइंड करना है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में हमको आर को क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो बहुत आसान चीज है। सबसे पहला चीज तुमको पता है कि जो आर होता है क्या होता है? रो एल अपॉन में क्या होगा? ए होगा।
अब सुनो, अब इसमें किया जा रहा है ना, लेंथ को क्या किया जा रहा है, डबल। लेंथ को क्या किया जा रहा है, डबल। 12 हो गया। अच्छा ये बताओ, जब लेंथ को डबल करोगे तो एरिया सेम रहेगा, एरिया उसका आधा हो जाएगा। अपने से समझो ना, ये जो लेंथ है, ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अभी उसका थोड़ा सा मोटा था, अब जब खींच दिया जाएगा तो उसका एरिया छोटा होगा कि नहीं होगा। तो अगर डबल हुआ है इसका मतलब क्या, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां पर लिख देना, इफ लेंथ इज double at remain constant temperature, so area will be half। तो कहने का मतलब जो एरिया था वो पहले का, वो न्यू एरिया क्या होगा, ए अपन में 2 होगा। समझ में आया ना। आज जो जो एल पहले जो एल था, जो एल था पहले, यहां लिख देना, इफ लेंथ इज, अरे कुछ भी है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, यानी जो एल है वो क्या हो जाएगा, 2l होगा। तो जो न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा क्या निकलेगा, रो एल ए अपॉन में ए डैश, यानी कहने का मतलब रो एल कितना है, 2l है, और ए कितना है, ए बाई 2 है, यही है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन करो, यानी आर डैश इक्वल टू क्या, रो 2l अपॉन में 1 लिख सकते हैं, अपॉन में ए अपॉन में 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो आर डैश होगा क्या होगा, रो 2l अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2 ऊपर और ए नीचे, यानी आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रो एल अपॉन में ए हो जाएगा ना। यानी जो आर डैश होगा वो 2 इंटू, देखो ये किसके बराबर है, रो एल अपॉन में, देखो आर के बराबर है आर, यानी जो आर डैश, अच्छा 2 2 4, हाँ ठीक है। यहाँ पर 2 भी है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दो 4, ठीक है 4, यानी 4 आर के क्या हो जाएगा बराबर। पर जो तो बोलता है खाली, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस का क्या होगा, 4 गुना होगा। लिखा होगा। क्वेश्चन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो समझ में कहां से आएगा। सुनो, एक कॉपर वायर है, सुनो कॉपर वायर है जिसका लेंथ एल है और रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब इस कॉपर वायर को खींच दिया जा रहा है, जब खींचोगे तो इसका मतलब कि एरिया अपने आप कम हो जाएगा। किसी कॉपर वायर पहले मोटा चीज है, उसको खींचोगे ना तो उसका आप क्रॉस सेक्शन जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज बोला है कि अगर लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, जब उसको खींच दिया जा रहा है ना तो लेंथ कैसा हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो बताओ कि जो न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा, जो न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा वो ओरिजिनल के फॉर्म में बताओ। ओरिजिनल के फॉर्म में मतलब ये ओरिजिनल आर है और ये जो न्यू रेजिस्टेंस निकला है, तो ओरिजिनल के फॉर्म में बताना है। तो हमको पता है कि जो आर है वो रो एल अपन में ए होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही बोला है कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो जो न्यू लेंथ होगा वो 2l होगा। जब 2l होगा इसका मतलब एरिया भी कम होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ इज डबल और में जो रिमेन कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो जो एरिया होगा विल भी क्या हो जाएगा, अपने आप हाफ हो जाएगा। तो इसी जो न्यू एरिया है वो ए का क्या कर दिया, आधा कर दिए, ए से 2 से डिवाइड कर दिए। अब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा तो रो एल अपन में ए, उसके ऊपर भी डैश, इसके ऊपर भी डैश, तो एल वैल्यू निकाले हैं देखो 2l और ए का वैल्यू निकाले a/2। ये कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। यही वाला जो वैल्यू है डायरेक्ट आर रख दिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 2 कॉपर वायर ए एंड बी जिसका लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और 10 मीटर और दोनों का रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि 30 मीटर का जो लेंथ है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 10 मीटर का जिसका लेंथ है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर।
कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर विच हैव द लेस रेजिस्टेंस, इन दोनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है उसी को हमें वो कंपेयर करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक वायर बना, मान लो कि ये वायर है, मान लो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर हमको मीटर में चेंज करना होगा तो कितना से डिवाइड किया जाता है, 100 से, यानी 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं 100 से तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब एक और कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर, एक और कॉपर वायर है जिसका लेंथ है तुम्हारा कितना मीटर, 10 मीटर। अब इसका जो रेडियस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो इसको चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो चेक कर देख लो। अगर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में चेंज करेंगे तो हमको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/100 है, 2 × 1/100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻², और 2 × 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻²। तो वही चीज हो गया यहाँ पर। अब समझो, यानी तुम्हारा रेडियस अगर बात करें R1 तुम्हारा कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻² मीटर। R2 कितना दिया हुआ है 10⁻² मीटर। L1 कितना दिया हुआ है, L1 30 सेंटीमीटर 30 मीटर दिया हुआ है, और L2 कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को कंपेयर करना है कि दोनों में से रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस, कम रेजिस्टेंस किसका है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि अगर हमको लोगों को पता है कि अगर R1 को लेते हैं तो रो L1/A1 होगा या नहीं होगा। अरे रेजिस्टेंस बराबर रो L/A होता है ना, तो L में अब शुरुआत में L1 लेंगे और A1 लेंगे, मतलब इसके लिए फर्स्ट वाला के लिए। तो सबसे पहले इसमें करना क्या पड़ेगा, यानी रो L1 का वैल्यू कितना है 30, और A की जगह पर हम लिख सकते हैं πr², A की जगह पर πr², यानी कहने का मतलब रो 30 में पाई इंटू बात कितना कर रहा है, कौन कर रहा है बात कितना, पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और अच्छी तरह से लिखना होगा तो लिख सकते हैं ना 30 में पाई इंटू 4 × 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं। अरे देखो ना, रो का रो 30 का 30 लिख दिए, पाई का पाई लिख दिए। अब इतना का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना का 4, 10⁻², 10⁻², -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, तो वही -4 हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग R2 के लिए, तो R2 के लिए भी सेम होगा, यानी रो L2 में A2 होगा या नहीं होगा, यानी रो L2 का वैल्यू कितना है 10 मीटर, और अपॉन में πr², यानी रो 10 में पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है इसमें 10⁻², और इसका क्या लिखेंगे, यही बात कर रहा है कब से, समझ गए। चल तुम बात बोल रहा है, तू कर रहा है, चुपचाप रहो, कब से आवाज आ रहा है तुम्हारा, चुपचाप हो जाओ। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R2 को लिख सकते हैं 10 में पाई इंटू 10⁻⁻⁴। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग सेकेंड,
अगर मान लो हम लोगों को R1 और R2 के बीच में अगर रिलेशन निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, यानी डिवाइडिंग, फिर बात कर रहा है तुम, यानी R1 अपॉन में R2, इसका अगर रेशियो निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका क्या है, कम है। यानी रो 30 अपॉन में पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 और अपॉन में होगा ना, R2 का वैल्यू कितना है, रो 10 अपॉन में पाई इंटू 10 टू द पावर -4। अब R1 और R2 का अगर वैल्यू निकालना है तो तुमको पता है ना कि रो ऑफ 30 और पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर और ये वाला, यानी पाई इंटू 10 टू द पावर -4 और नीचे में क्या आ जाएगा, रो 10। कटने लायक है, देखो पाई से पाई कट गया, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 4 कट गया, और 10 से कितने बार में, 3 बार में, रो से रो कट गया, यानी R1 और R2 का वैल्यू कितना आ गया, यानी R1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर 3 है और नीचे कितना है, 3 है, 4 है। इसका मतलब क्या कि जो R1 होगा वो 3/4 R2 होगा, नहीं लिख सकते इसको, मतलब R1 बराबर R2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी R1 बराबर 3/4 R2, यानी कहने का मतलब जो R1 होगा, R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा, ये बताओ, R1 बड़ा कि R2, R2 ना बड़ा होगा, R2 का R1 इस R2 का ना 3/4 पार्ट है, जो R2 का 3/4 पार्ट है कौन, R1, मतलब अगर जितना R1 दिया है उसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से तो हमारा R1 का वैल्यू आएगा, मतलब जितना R2 रहेगा उससे कम ही आएगा। इसका मतलब जो R2 का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, और R1 का रेजिस्टेंस कम होगा। यही क्वेश्चन इस तरीका का है। यहाँ पर देखो, ओए यहाँ ध्यान दो, अब बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ वायर मेड ऑफ अ जर्मन सिल्वर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, यानी R तुमको कितना दिया हुआ है, 4.25 ओम। Calculate the resistance of another wire made from the same material such that the length increases 4 times and area decreases by 3 times। कहने का मतलब क्या कि एक रेजिस्टेंस है जिसका कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है सिल्वर का, 4.25 ओम। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, हमको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसी सेम मटेरियल का, सच दैट लेंथ इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ऐसे डायरेक्ट लिखो, जो R होगा रो एल अपॉन में ए होता है ना, जो रो होगा एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि बोला है कि जो एल है वो 3 टाइम्स इंक्रीजेस है, मतलब 3a अपॉन में ए कितना है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, और एरिया कितना है 3 टाइम्स, a अपॉन में 3 कर लो, किसमें, अरे हाँ, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी रो 4l अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन a होगा या नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा 12 रो l अपॉन में पाई r स्क्वायर, मतलब a भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो रो 4l अपॉन में 3 अपॉन में a हो जाएगा ना। अब देखो 4 तिहाई 12 हो गया, इस रो l को एक जगह लिख लिए और नीचे में a लिख लिए। रो l अपॉन a किसका फार्मूला होता है, r का होता है, यानी r डैश इक्वल टू कितना होगा 12 मल्टीप्लाई r का वैल्यू कितना है 4.25 ओम, इसलिए कितना हो जाएगा 51 ओम, मल्टीप्लाई होगा ना तो इतना आंसर आ जाएगा। जैसे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर इज डबल अप बाय द फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कहने का मतलब कि अगर एक वायर को क्या किया, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका मान लो रेजिस्टेंस बना दोगे तो और बढ़िया रहेगा। रेजिस्टेंस मान लो इसका कितना है, अरे एल लेंथ समझो ना, लेंथ इसका एल है,
और रेजिस्टेंस कितना है, आर है, मतलब 6 ओम दिया है। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 ओम। तो कहने का मतलब अगर इसको दोबारा से फोल्ड किया जा रहा है तो इसका जो हाइट होगा क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ छोटा हो जाएगा। अगर इसको फोल्ड किया जाएगा तो लेंथ छोटा होगा कि नहीं होगा। अब इसका जो लेंथ होगा वो एल अपन में क्या हो जाएगा, 2 ए, आवाज बंद करो। अब इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया जाएगा तो इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, और लेंथ छोटा होने का मतलब इसके ऊपर आएगा तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो आर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 6 ओम। कहने का मतलब वायर इज डबल अप बाई फोल्डिंग, सो लेंथ इज हाफ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी बात करें इसका जो लेंथ का, जो न्यू लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, एल अपन में 2 हो जाएगा, और जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा, 2a हो जाएगा। यानी अगर न्यू रेजिस्टेंस का बात करें तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L1 अपन में A1, यानी रो L1 का वैल्यू कितना है, L अपन में 2, और A1 का वैल्यू कितना है, 2a, यही ना है। यानी इसके नीचे भी क्या छिपा हुआ है, 1। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रो L अपन में 2 मल्टीप्लाई 1 अपन में 2a लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, इधर 1/4 लिख दो, और इनटू रो एल ए अपन में ए। देखो 2 2 जा 4 हो गया, ऊपर 1 हो गया, रो एल अपन में ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 और मल्टीप्लाई रो एल अपन में किसका फॉर्मूला होता है, आर का होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि जो आर डैश होगा वो 1/4 इंटू आर का बराबर कितना दिया हुआ है, 6। यानी आर डैश बराबर कितना होगा, जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 इतना जाएगा। हाँ ठीक है, सही है।